और मैं छत्री हूं और मेरे पास सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी वेपन है, तो मैं पूछने नहीं जाऊंगा। बीच संसद चल रही हो और राज्यसभा में ये बोला जाए कि राणा सांगा और राणा सांगा के वंशज गद्दार। हम करड़ी माता की जगह पर विंध्याचल माता भी कर सकते थे, या विंध्याचल सेना कर सकते थे, या फिर आशा देवी सेना कर सकते थे, या कुछ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बोला जाता था आज मार दिए जाओगे, कल मार दिए जाओगे, तो हम तो इंतजार करते रहे, हाँ भाई मार दो मार दो मार दो। किसी संवैधानिक पद पे पहुंचने के लिए आपको कोई एक स्थान चुनना होगा कि जो एलिजिबल नहीं है, जिसके पास डिग्निटी नहीं है, वो आज सदन में रह के बात कर रहा है। वीर प्रताप सिंह वीरू का क्या उद्देश्य है? मैं कह रहा हूं जेएनयू में नारा लगाया गया भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वीरू सिंह वहां होता तो फिर वही बात गम से होती, वही निपटा के आते। जे इस देश में क्षत्रिय जहां रहा है वही सिस्टम मजबूत रहा है। यहां बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करेंगे है? तो इन लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा क्या? भैया देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रियों का फेवर करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का सवाल हो सकता है, उनसे पूछा जाए, लोग जाके पूछें। और जो भी आईपीसी सीआरपीसी के मुकदमे हैं लादना होगा लाद देंगे, कोई डर वर नहीं है भैया। ओवर एज है और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार लड़ेंगे। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मायावती से बड़ा कोई दलित नेता नहीं है इस प्रदेश और देश में। रघुराज प्रताप सिंह बेहतरीन, धनंजय सिंह शानदार। कि ये गाड़ी गन का प्रयोग कब ठीक से होगा? अखिलेश यादव एक ऐसे नेता के बेटे जिनकी वजह से उनकी पहचान। नेता हम ही हैं कल के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वीर प्रताप सिंह वीरू, जो कि करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा वीरू कि आपकी ये जर्नी कहां से शुरू हुई? आप ये सेना का अध्यक्ष हो जाना, या ये राजनीति की शुरुआत थी, नेता बनने की शुरुआत थी, या फिर केवल एक समाज सेवा संगठन के रूप में आप कार्य करने का मन था? भैया शुरू से ही बाहर एजुकेशन हुई, मैं लखनऊ से ही पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग किया। देन जब सामाजिक जीवन में एंट्री तब हुई जब पद्मावत पिक्चर रिलीज हुई। उससे पहले मैं सामाजिक संगठन में क्योंकि 2015 में हम लोग पास आउट होके आ गए, धीरे धीरे सोशल एक्टिविटी में थे और पूर्वांचल के आजमगढ़ में थे। और पूर्वांचल का वो आजमगढ़ बताने की जरूरत नहीं है कि किस विषम परिस्थिति से निकल के हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो भी छोटा मोटा नाम बनाया गया है उसको बनाने के लिए कितनी पापड़ बेली गई होगी, आप खूब जान रहे हैं बहुत अच्छे से पूर्वांचल के बारे में। आपका ननिहाल है हमारे यहाँ, आपसे बेहतर उस जिले के बारे में कोई नहीं जानेगा। आज भी वहां पे सवर्ण होना अभिशाप के बराबर है, नो डाउट। वहां से निकल के जब हम लोग संघर्ष करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बोला जाता था आज मार दिए जाओगे, कल मार दिए जाओगे, तो हम तो इंतजार करते रहे, हाँ भाई मार दो मार दो मार दो। ठीक है, नहीं मार पाए एक अलग मुद्दा है। सामाजिक जीवन में जब चलना शुरू हुए, एक राजपूत ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोगों ने पूर्वांचल में छोटे छोटे कार्यक्रम करना शुरू किए। छोटे महाविद्यालय से सिवली नेशनल कॉलेज हुआ, दुर्गा पीजी कॉलेज हुआ, वहां पे हम लोगों ने अपने माध्यम से पदाधिकारी लड़ाना शुरू किया छात्र संघ में। कई करीब पूर्वांचल के 10-15 महाविद्यालयों में हमने अपने कई लोगों को, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे वो कला संकाय का पदाधिकारी हो, उसको पहले हम लोगों ने बनवाना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद 2017 में पद्मावत पिक्चर रिलीज हुई, पद्मावती, जिसको पहले पद्मावती के रूप में जाना जाता था। संजय लीला भंसाली को आमेर कोर्ट में जाके हम लोगों ने इम्पैक्ट किया जब पिक्चर बन रही थी। उसके बाद 2017 में करणी सेना के लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में चुना। तमाम 2017 की जो घटनाएं हैं, नवंबर दिसंबर में कई सिनेमा घरों में इम्पैक्ट किया गया, तमाम मुकदमे हुए, एनएसए तक हुआ हम लोगों के ऊपर, लड़ाई लड़ा गया, सामाजिक लड़ाई लड़ते 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 आज 2025 में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच हैं। तमाम ऐसी विसंगतियों को हम लोगों ने देखा, लेकिन वही है ना कि खून तो क्षत्रिय वाला है, संघर्ष तो करना है। और मैं तो ये जानता हूं कि बिना संघर्ष से अगर कोई पद मिले तो उसे त्याग देना चाहिए अगर आप क्षत्रिय हो तो। करड़ी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और करड़ी माता जो कुल देवी हैं वो चारण समुदाय की कुल देवी हैं, और ये जोधपुर और बीकानेर के जो राठौर राजवंश है
उनकी कुल देवी हैं। तो आपको जहां तक मैं जान रहा हूं कि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आप सोमवंशी हैं, तो कुलदेवी वो राठौर समुदाय की हैं। और आपके जो संस्था है, जो आपकी पार्टी का, जो आपके क्षमा कीजिएगा पार्टी नहीं है, जो ये करड़ी सेना है, तो करड़ी माता के ही नाम से है ये? पहले मुझे आप जरूर स्पष्ट कीजिएगा कि ये वही करड़ी माता के नाम से बनाया गया, और अगर वही नाम से बनाया गया तो फिर आपकी कुलदेवी तो कोई दूसरी होंगी, तो दूसरे की कुलदेवी पे आपकी सेना का नाम क्यों? देखिए भैया, आपको बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रि जैसा त्योहार गया है जी, और हम नौ शक्ति की पूजा किए हैं जी, हमने दशहरा भी मनाया, हमने दीपावली भी मनाया। जी, जिस तरीके की माँ के स्वरूप अलग हैं, लेकिन पूजा तो माँ को ही जाता है ना, उसी तरीके से कुल देवी का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन माँ तो एक ही है ना। जी, हम पूज तो माँ को ही रहे हैं जी, और माँ में कौन सा भेद? माँ तो एक होती है, बेटे अनेक हो सकते हैं, लेकिन माँ को तो बेटे ही पूज रहे हैं ना। चाहे वो राजस्थान में पूजी जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में पूजी जाए, चाहे यूएस और यूके में पूजी जाए। ठीक बात है। लेकिन हम करड़ी माता की जगह पर विंध्याचल माता भी कर सकते थे, या विंध्याचल सेना कर सकते थे, या फिर आशा देवी सेना कर सकते थे, या कुछ और भी नाम हम कर सकते थे, चामुंडा सेना कर सकते थे। तो कुछ इसके पीछे का उद्देश्य? देखिए भैया, कुल देवी के नाम पे राजस्थान से संगठन अपग्रेड हुआ, वहीं से बना, और वो निरंतर अब चल रहा है पूरे देश में। अच्छा, सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि संस्थापक वहीं हाँ, संस्थापक वहीं से थे। हाँ। और जब एक बार हो गया, और माँ का नाम बदला नहीं जा सकता, माँ का नाम नहीं बदला जा सकता। एक बार अगर माँ का नाम हो गया तो माँ का नाम नहीं बदला सकता है। इसलिए अब करणी सेना के नाम पे हम लोग पूरे देश और दुनिया में सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब क्योंकि आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं करणी सेना का क्या उद्देश्य है इसके बजाय मैं जानना चाहता हूं कि वीर प्रताप सिंह वीरू का क्या उद्देश्य है? देखिए भैया, मैं अपने उन्हीं पूर्वजों के दिखाए गए रास्ते पे चलने में अपने को गौरवशाली महसूस करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई किया। तमाम ऐसी विसंगतियां हम लोगों ने देखी है सामाजिक जीवन में। आप लोगों ने हम लोगों से ज्यादा देखा होगा, और हमारे पूर्वज तो उससे ज्यादा देखे होंगे। जब धर्म की और भारत के इतिहास और परंपरा की लड़ाई लड़ने के लिए जब उनके पास संसाधनों की कमी थी, तब वो तमाम ऐसे आतताइयों से लड़ रहे थे भारत की प्रतिष्ठा, भारत के सम्मान और भारत के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए। तमाम ऐसी टिपिकल मजबूरियों में वो लड़ रहे थे, चाहे वो हूण से लड़ रहे हो, चाहे यहूदियों से लड़ रहे हो, चाहे मुगल से लड़ रहे हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ रहे हो, वो लगातार लड़ रहे थे। और उस लड़ाई को देखते 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 इतिहास के पन्नों को पढ़ते पढ़ते ये लगा कि नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने सामाजिक लड़ाई लड़ी है वो यहां तक डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि उनकी गाथा बताने वाला कोई नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने किया क्या इस देश में। भाई, 1947 के पहले का इतिहास भी है, 1947 के बाद ही का भारत नहीं है। द फाउंडर ऑफ इंडिया यहां पे कोई नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भारत की नींव डाली है। अब ये कोई कहे कि 16वीं शताब्दी में कोई अमेरिका से ढूंढते हुए आया और वो भारत को खोज लिया, बताया गया कि भारत को खोजने वाला फलाना, तो हम तो सतयुग से हैं, हम मनु स्मृति से हैं, हम मनु से हैं, हम भगवान सूर्य के प्रथम पुत्र हैं, भगवान विष्णु से हैं। हमारे वंशज, हमारे जितने कुल हमारे वंश हैं वो बता रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति कहां से है। तो हमारे पूर्वज लड़े भैया, उस इतिहास को भी तो बताने वाला चाहिए। अब कोई भी इस तरीके के लोग आते थे, तमाम लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे राजनीति में बैठे तमाम ऐसे नेता, कोई भी आता था किसी भी तरीके का सवाल खड़ा कर देता था। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, मैं एक माध्यम था भैया, मुझे तकलीफ होता था, कोई भी आता था तमाम तरीके के सवाल पूछ लेता। जैसे आपने देखा अभी बीच संसद में, संसद चल रही हो और राज्यसभा में ये बोला जाए कि राणा सांगा और राणा सांगा के वंशज गद्दार, तो मुझे लगता है कि हमारा खून खोलना चाहिए। जिसका 99% का स्ट्राइक रेट रहा हो, 100 लड़ाई लड़ी हो और 99 जीती हो, आखिरी लड़ाई पता ना हार या जीत किसी ने आज तक नहीं बता पाया। और ऐसे भारत के महान शक्तिशाली राजा जिन्होंने भारत की नींव डाली, उनको गद्दार बोलने वाले का इलाज करने की जरूरत है। तो हम उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने अहिल्या को उतारा, जिन्होंने सबरी का जूठा बेर खाया और रावण जैसे आतताइयों का संहार भी किया, तो बताने की जरूरत है।
और वो समय आ गया भैया, देखने की जरूरत है। जो आज सिस्टम चल रहा है कि हम ही हम, ये देश जात धर्म मत मजहब से बटा हुआ देश नहीं था भाई। जब गंगा जी को धरती पर प्रकट करना था तब वहां पे कोई जात देखी जा रही थी क्या, या कोई धर्म देखा जा रहा था? दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन पद्धति। सनातन पद्धति दुनिया में 43 सभ्यता रही है गौतम भैया, 42 खत्म हो गई, एक ही सभ्यता बची सनातन सभ्यता, क्योंकि उस सभ्यता को लड़ने वाला क्षत्रिय मजबूती से देश में खड़ा रहा, इसलिए सभ्यता जिंदा रही। आज हमको अपने पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई लड़नी है। किससे लड़ेंगे? जो इस तरीके के लोग हों, चाहे वो समाज में बैठे गद्दार हो, चाहे देश के बाहर बैठे, चाहे नेता हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे इस तरीके के कोई लोग हो जो इस समाज को और देश को बांटने की बात करते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ना है तो लड़ेंगे। हमारे कुछ भाई देश में लड़ रहे हैं, चाहे वो राजपूताना रेजिमेंट हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, चाहे राजपूताना राइफल्स हो, वो लड़ रहे हैं ना। उस तरीके की सामाजिक व्यवस्था में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। आज हमको आ सकता है लड़ रहे। हमारे पूर्वजों से कोई नहीं कहा था भारत के लिए लड़ो, लेकिन नहीं लड़े होते तो 1947 के बाद ये बैठ के जो तमाम कमिटमेंट लिखा जा रहा है, लिखा नहीं जाता। लड़ाइयों के लिए तो संख्या की जरूरत होती है भैया। देखिए, क्षत्रियों के पास अब यही तो सवाल बहुत बड़ा है, परसेंटेज तय करेगा। परसेंटेज तो तब भी था जब हूण थे, यहूदी थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, तब भी तो परसेंटेज था। लड़ कौन रहा था, परसेंटेज उससे गिना जाता है। और युद्ध और योद्धाओं का परसेंटेज नहीं गिना जाता है भैया कभी भी। अगर कोई क्षत्रियों को परसेंटेज में कन्वर्ट करे, टू बी फ्रैंक, क्षत्रियों की 49 उपजातियां होती हैं। हमारे यहां कोई कार्यक्रम होता है तो धोबियों का हिस्सा लगता है, नाउओं का हिस्सा लगता है, हरिजनों का हिस्सा लगता है, विश्वकर्मा का हिस्सा लगता है। ऐसे 49 लोग हैं। क्षत्रिय एक लोगों को लेकर नहीं चलता। हमारे यहाँ कोई कर्मठ 49 जातियों को मिला के पूरा किया जाता है। तो क्षत्रिय एक अगर कोई गलती कर रहा है कि और युद्ध में एक आदमी एक ही शस्त्र लेके चलता है क्या? आज एक फौज में कोई AK-47 लेके चलता है तो 10-10 मैगजीन कैरी करता है। एक मैगजीन में 30-30 गोलियां होती हैं, तो 300 राउंड तो गोली उसके पास है। तो हम क्षत्रिय हैं, लड़ रहे हैं, तो हमारे पास 300 तरीके के लोग रहेंगे। और ये गलती ना करें लोग कि क्षत्रियों का अकेला गिने। परसेंटेज कभी क्षत्रियों का नहीं गिना सकता भैया, कभी भी। और टू बी फ्रैंक, जो क्षत्रियों को गलती करता है परसेंटेज गिनने में, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राजनीति में भी जाना चाहते हैं भैया? देखिए, राजा जिस नीति को बनाता है उसी को राजनीति कहते हैं। और इतिहास गवाह, हमारे बाप दादा राजा थे, तो हमारे बाप दादा की बनाई नीति है, तो क्यों हम ना करें उसको? तो राजनीति भैया आपको मैं बताऊं गौतम भैया, ऐसे विधायकों को मैं देखता हूं, ऐसे विधायकों को जो एक सिपाही से पैरवी करने से पहले ये सोचते हैं फोन मिलाएंगे, पता नहीं सिपाही उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो अगर वो नेतागिरी कर सकते हैं, वो देश के संविधान के सिस्टम को लेकर चला सकते हैं, तो हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए अपने गले काटे और कटवाए हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि फलाने का बेटा, फलाने के पिताजी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनके बेटे का होना चाहिए। तो हमारे बाप दादाओं ने दिया है देश को, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा वो? तो आप राजनीति भी गाड़ी और गन से ही करेंगे भैया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां जरूरत होगी, मैं टू बी फ्रैंक आपके मीडिया के इस चैनल के माध्यम से करूंगा, जहां पे भारत की अस्मिता, किसी बेटी के सम्मान, किसी विधवा नारी के सम्मान, किसी मंदिर के सम्मान, किसी हमारे भाई के सम्मान की बात करेगी, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तब यह नहीं पूछा जाएगा कि गन से बात करे जाए कि जुबान से बात किया जाए। अगर किसी बेटी का बलात्कार किया जा रहा है और मैं क्षत्रिय हूं और मेरे पास सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी वेपन है, तो मैं पूछने नहीं जाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो इंपैक्ट करूंगा। लोग कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा लॉ होता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो क्षत्रियों को देख के बनाया गया है ये लॉ। हमारे बाप दादाओं ने हर जगह इंपैक्ट किया है। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने इंपैक्ट किया है, तो लोग उनको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वो भी सोचे होते कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं घास की रोटी खा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। तो क्षत्रिय हूं भैया, जहां पे गलत होगा इंपैक्ट करेंगे और मजबूती से करेंगे। 2024 का जो ये चुनाव हुआ है, अभी चुनाव जो हुए, उसमें ये कहा जाता है कि मतलब क्षत्रिय जो है नाराज थे, इस कारण से ही भाजपा की सीट कम हुई है। तो इससे आप इस बात से सहमत हैं? 1000% भैया, क्षत्रिय जहां रहेगा सरकार वहीं रहेगी। अच्छा। इस देश में क्षत्रिय जहां रहा है वही सिस्टम मजबूत रहा है। अब इन लोगों को सोचना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता बैठ के,
568 रजवाड़ों में 533 रजवाड़े हमारे थे, हमने दिया है। 1.25 लाख जमींदारी हमने दान करी है, 3.5 लाख तालुकेदारी हमने दान करी है, 57 लाख एकड़ जमीन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए 1952 में विनोबा भावे भूदान यज्ञ में हमने दान किया है। तब देश में आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 बना है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, मनुष्य मनुष्य के बराबर हो। ये हमारे बाप दादाओं ने दिया है। 1962 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाके हमारे तमाम चीजों को बंद कर दिया गया, लेकिन ये क्षत्रिय तब भी चुप रहा। जब देश की बात आती है, क्षत्रिय हर चीज खोने के लिए तैयार है। और मैं भैया टू बी फ्रैंक आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि इस तरीके के लोगों का इंपैक्ट और इलाज होने की आवश्यकता है। जो देश को तोड़ने की बात, आप बताइए ना, यहां बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करेंगे है? तो इन लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा क्या? मैं कह रहा हूं जेएनयू में नारा लगाया गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वीरू सिंह वहां होता तो फिर वही बात गन से होती, वहीं निपटा के आते। और निपटाए हैं भैया, जरूरत पड़ेगी। जब देश में इस तरीके का कमिटमेंट करेंगे तो क्षत्रिय है। हमारे बाप दादाओं ने अपनी जवानी खपाई है इस देश को बनाने के लिए, तो हमारा फर्ज है कि उनके द्वारा किए गए 100% कार्य को हम 200% तक लेके जाएं और बार बार लेके जाएंगे। और जो भी आईपीसी सीआरपीसी के मुकदमे हैं लादना होगा लाद देंगे, कोई डर वर नहीं है भैया। ओवर एज है और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार लड़ेंगे। और निकृष्ट लोग नेता बन रहे हैं तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। आज तो लोग पढ़े लिखे नेताओं की बात कर रहे हैं ना, तो आए बात कर लेना। किसी भी कहीं भी किसी भी तरीके की जरूरत हो डिबेट करके देख लें। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा लिखा हुआ था और बहुत से लोगों का ऐसा मानना भी है कि ये करड़ी सेना, ये वीरू सिंह या ये जो क्षत्रिय संगठन है, ये तब तक है जब तक योगी आदित्यनाथ है। हाँ, इन लोगों को ये कहना चाहिए कि जो लिख रहे हैं, जब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तब तक ये लोग भी हैं। इसका कहने का मतलब है जब 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ नहीं लिए थे तो क्षत्रिय अमेरिका रहते थे, यहां तो रहते नहीं थे। भाजपा की सरकार आई तो हमारे बाप दादा को वजूद आया। हरिश्चंद्र जी कहां चले गए, भगवान राम कहां चले गए, भगवान कृष्ण कहां चले गए? वो योगी जी और मोदी जी की वजह से आ गए। भैया जानते हैं ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फ्री के डेटा जियो वाले हैं जो 24 घंटे इनको एक ही काम है। और सही बताएं तो एंजल प्रिया वाली आईडी होती है इनके, अगर आईपी एड्रेस ट्रेस करेंगे ना तो उसके बाद रोने लगते हैं। कितने लोगों को तो हम लोग ढूंढे हैं, उसके बाद कान पकड़ के उठक बैठक करवाए हैं। तमाम वीडियोस है मेरे पास। इनके आका को मैं बताना चाहता हूं, जो इनके आका इनसे जो इन्फ्लुएंस होके आते हैं ना, उनके आका का हमने इलाज किया है। इन लोगों को क्या भैया, इन लोगों को तो लिखना है। तो आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ में ऐसा कुछ है कि वो क्षत्रियों का फेवर करते हैं? ऐसा लोग हमेशा कहते रहते हैं। आपका क्या मानना है अपना? भैया देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रियों का फेवर करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का सवाल हो सकता है, उनसे पूछा जाए, लोग जाके पूछें। उनसे पूछने की हिम्मत लाओ ना फिर। अखिलेश यादव खुल के कहते हैं, मायावती जी खुल के कह रही हैं, रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे या उनके बेटे जब हैं वो खुल के कह रहे हैं। तमाम लोग खुल के अपने लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर वीरू सिंह अपने समाज के लोगों की बात कर रहा है तो क्षत्रिय जातिवादी हो जाता है? जाए ना। मैं तो सवाल पूछता हूं भैया, मैं खुल के कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि चले जाओ फिर कह दो कि भाई आर्मी में भी आरक्षण दे दो। जहां गोली खानी है वहां पे तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं, जहां मलाई खानी है। और भैया बार बार मैं कहता हूं, देश में प्रदेश में कितनी विधानसभाएं ऐसी हैं? 403 विधानसभा में 93 विधानसभा, 93 विधानसभा ऑलरेडी रिजर्व हैं। वहां पे सवर्ण ताली बजाने की स्थिति में है, केवल बीच की स्थिति में है। एक सवाल थोड़ा सा सुनने में आता है कि वीरू सिंह जहां पीड़ित हैं, जो कोई पीड़ित है आप उनके फेवर में चले जाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में जब आप गए तो आरोपियों के पक्ष में गए। अभी नारायणपुर के और एक घनश्याम जी की हत्या हुई थी व्यक्ति की। देखिए भैया मैं बताऊं, महापंचायतें जो होती हैं, टू बी फ्रैंक आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं कहता है। ये बताना चाहिए कि देवरिया में जब 5 ब्राह्मणों को जिंदा मार दिया गया, तड़पा के मार दिया गया, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि डे 1 वहां पहुंचे। सबसे पहले उस ब्राह्मण परिवार के लिए वीरू सिंह गया। सबसे पहले
वहां पे मैं उन लोगों को मदद करने का काम किया। वहां कोई कहने वाला नहीं है। कौशाम्बी में जब ब्राह्मण सुसाइड कर लेता है, उसके लिए मैं धरने पे बैठता हूं, सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ता हूं, जेल से उसके बेटे को 12 घंटे के अंदर छुड़ा के लेके आता हूं, तब कोई नहीं कहेगा। इटावा में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर इंपैक्ट किया गया, सबसे पहले लड़ाई वीरू सिंह लड़ा। घनश्याम तिवारी जी की हत्या हुई, घनश्याम तिवारी जी के साथ मेरी संवेदनाएं मजबूती से खड़ी थी, लेकिन जब वहां पे पंचायत करी गई और क्षत्रिय समाज को भरे मंच से भर भर के गालियां दी गई, घटना तो एक आदमी किया था ना, इंपैक्ट तो एक आदमी किया, तो उसे समाज की क्या गलती? आप कहते हो ना कि अपराधियों को कोई जात नहीं होती है, तो वीरू सिंह और गौतम सिंह या फला सिंह अगर उस जाति में पैदा हुए हैं तो क्या अपराधी हो गए क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग ये तमाम सवाल पूछते हैं। उसके बाद मैं उस परिवार के लिए नहीं गया था, वहां पे महापंचायत हुई सुल्तानपुर में, मैं उस महापंचायत में गया था, शस्त्र पूजन और महापंचायत में गया था। वहां पे मैंने तमाम सवाल पूछा, उसमें मैंने तमाम क्षत्रिय नेताओं को भी टारगेट किया। और भैया आपको मैं बता दूं, मैंने एससी और एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसकी लड़ाई में नहीं लड़ता हूं जिसका पहले फोन आ जाए और मुझे समझ में आ जाए किसी मदद करनी चाहिए। आपको मैं तो बताऊं, ये हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ पे पीजीआई हो, चाहे केजीएमसी हो, तमाम हॉस्पिटल, रोज मैं 100-200 लोगों को एडमिट कराता हूं। तो मैं पूछता हूं क्या? मैं ये बात मान लूं कि वीरू सिंह अपने वो 49 जातियों को साथ लेके, भैया वीरू सिंह अपने सनातन के सभी जातियों जो मेरे बाप दादाओं ने लेके चले हैं, मैंने कहा ना कि मैं तो उस पद्धति को मानता हूं जिन्होंने अहल्या को तारा, जिसने सबरी का जूठा बेर खाया। जब यही हम लोग आगरा वाला हुआ, रामजी लाल सुमन को लोगों ने बोला कि दलित सांसद के ऊपर अत्याचार करणी सेना ने किया, मैंने कहा कि कतई नहीं। समाजवादी पार्टी का अफलेटेड सांसद, समाजवादी पार्टी से फंडेड सांसद, जिसने राणा सांगा जी के बारे में गलत बोला, हमने उससे इंपैक्ट किया। मैं उसमें कोट भी कर रहा हूं, मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मायावती से बड़ा कोई दलित नेता नहीं है इस प्रदेश और देश में। मैंने तब भी कहा था कि मायावती जी के साथ मजबूती से तब भी समाज खड़ा था, आज भी समाज खड़ा है। और आपको मैं बताऊं भैया, क्षत्रिय हूं, मेरे बगल में हरिजनों की बस्ती होती थी, उसमें से 90% जमीनें क्षत्रिय ब्राह्मण को या हम लोगों की होती हैं, जहां पे उनका बस्ती बसी हुई, उनका टोला बसा हुआ है। कभी आज तक कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई क्षत्रिय जाके कहा हो कि तुम मेरे बाप दादाओं की जमीन में बसे हुए हो, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो दे दिया वो दे दिया। इस देश में 87% जमीन ठाकुरों की रही है, क्षत्रियों की रही है। 1947 से पहले आप ITI करके मांग लीजिए, तो सब जमीनें हमारी रही हैं। जिसका मतलब जितने लोग हैं सब लोगों को हम लोग इंपैक्ट करेंगे, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ इंपैक्ट करेंगे और दमदारी से करेंगे। तो करणी सेना में क्या दूसरी जातियों के सदस्यों को सब मैंने कहा ना कि यह संगठन ही सबका है। बनाते हैं आप? एकदम बनाते हैं, 100% बनाते हैं। मैंने तो कहा कि राम सबके हैं ना, कृष्ण सबके हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के हैं, तो बटे का। हमने कहा कि जब भी जरूरत हो, नंबर मेरा है भैया, इकलौता हूं जिसका गूगल पे नंबर है, आप डालो नंबर, आप फोन करो। अगर फोन उठा, बहुत व्यस्तता रहती है, फोन कभी कभी नहीं रिसीव हो पाता है, सामाजिक जीवन है, कभी कभी ट्रेवलिंग होती है या कभी कोई मीटिंग्स होती है, कार्यक्रम होते नहीं लेकिन फोन उठता है भैया, तो आपको मैं बता दूं कि इतना अच्छा इंपैक्ट देते हैं कि लोगों को लगता है कि मदद हुई है जितना हो सकता है। और कोई हम लोग राजनीतिक अफिलिएटेड नहीं है, सांसद विधायक नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितनी ताकत है दमदारी से लगा देते हैं। क्योंकि राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति पसंद भी है, और नेता हम ही हैं कल के कि हम लोग कार्यक्रम में हैं। तो हमारा एक विशेष राउंड जो हम क्वेश्चन का रखते हैं, जिसमें हम नेताओं के नाम लेंगे और आपको उनके बारे में छोटी सी टिप्पणी करनी है, यानी वो 1 लाइनर टिप्पणी पर्याप्त रहेगी। और इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं जी। तो इसमें हम रैंडम नेताओं के नाम लेंगे, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उस वहाँ बोल सकते हैं कि नो कमेंट, या मैं नहीं जानता इनके बारे में। तो मैं आपके सामने कुछ नेताओं के नाम, क्योंकि जो अच्छी यहाँ पे आपके राजनेता हैं वो ऑलरेडी, नरेंद्र मोदी, जिनका विजन बहुत अच्छा है, राजनाथ सिंह, शानदार और एक सशक्त नेता, जिन्होंने देश के गृह मंत्री रहते हुए और रक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। नितिन गडकरी, आज हम रोड पे चलते हैं तो उनका नाम लिए बिना रह नहीं पाते। राहुल गांधी,
जिनका कोई नहीं नाम ले रहा है, आप उनका ले रहे हैं, तो आप उनके बारे में जानिए। मेरे लिए वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। अखिलेश यादव? एक ऐसे नेता के बेटे जिनकी वजह से उनकी पहचान। मायावती? दलितों की बहुत बड़ी नेता। योगी आदित्यनाथ? एक ऐसे सन्यासी जिनके हाथ में प्रदेश और देश सुरक्षित। डॉक्टर संजय निषाद? एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने समाज को मजबूती से इंपैक्ट किया। ओम प्रकाश राजभर? कभी भी पलट जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। रघुराज प्रताप सिंह? बेहतरीन। धनंजय सिंह? शानदार। तो हम इस राउंड को हमको लगता है बहुत अच्छे से और बहुत सलीके से आपने सारे नेताओं के बारे में बात की, क्योंकि प्रायः मैंने आपको देखा है आप बड़ा एग्रेशन में रहते हैं। एक वही लास्ट प्रश्न, क्योंकि हमारे जो टीम थी उनकी तरफ से था कि ये गाड़ी गन का प्रयोग कब ठीक से होगा? देखिए भैया, ये मैं वीडियो जब वायरल हुआ था, ये कब का वाकया था? ये जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई थी, ये तब की घटना है। और मैं सत्यता आपको मैं बताऊं भैया कि जब आपके किसी भाई की हत्या होती है तो आप आपा खोते हो। आप कभी किसी इंसान को जब खोते हो जो आपका बड़ा चहेता रहा हो, जो आपसे उसका लगाव बहुत रहा हो, और आप उसके साथ कोई इस तरीके से घटना घटती है तो आप आपा खोते हो। उस टाइम का स्टेटमेंट है ये, और मैं ये स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूं। सामाजिक जीवन में अगर आप स्टेटमेंट दे दिए, मैं टू बी फ्रैंक, आप बड़े भाई हैं, क्षत्रिय हूं, ये बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए, मैं बहुत गौरवशाली महसूस करता हूं इस बात से। अगर मैं क्षत्रिय हूं, मैंने स्टेटमेंट दे दिया तो आजीवन दे दिया उसको, उस पर कभी बैकफुट नहीं होऊंगा, चाहे कितना भी हान और चाहे कितना भी उससे मुझे तकलीफ हो। फिल्में देखते हैं? फिल्में पहले देखते थे भैया। फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? देखिए मैं बताऊं, मुझे तो सबसे अच्छा जो लगता है भगवान राम का चरित्र लगता है, और जब भी मौका मिलता है तो मैं रामायण देखना पसंद करता हूं। रामायण देखते हैं? हाँ। तो ये इस तरह की, क्योंकि आपको बड़ा हीरोएटिक फिगर के रूप में आपके फॉलोअर्स आपको लेते हैं, देखते हैं, तो उसमें आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? देखिए मैं बताऊं भैया, देखिए वो रील वाले हैं सब। हाँ, रील वाले हैं। और मैं सत्यता बताऊं, मैं तो महाराणा को अपना आदर्श मानता हूं। बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, भगवान राम, भगवान कृष्ण मेरे आदर्श हैं। उन्होंने समाज के तबके को उठा के कहां से कहां लेके गए। तो मैं कोशिश करता हूं, जो हमारे भाई मुझे अपना आइडल मानते हैं, तो उनके सुख में मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन मैं उनके दुख में जरूर मिलता हूं। और मैं तब भी कहता हूं कि मुझे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर समझिएगा, पहले इस्तेमाल करिएगा फिर विश्वास करिएगा। वैसे वीरू, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और राष्ट्र बहुत बड़ा है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पे पहुंचने के लिए आपको कोई एक स्थान चुनना होगा, कोई एक जगह चुनना होगा, एक विधानसभा खोजनी होगी, या अगर लोकसभा का आप सोच रहे हैं भविष्य में तो लोकसभा चुननी होगी। तो विधानसभा या लोकसभा कोई चुनी है क्या आपने? भैया आजमगढ़ में जो मेरा मातृभूमि है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, अतरौलिया विधानसभा है वो, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पे है। उस विधानसभा से धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं, और मातेश्वरी की कृपा रहेगी 2027 वहीं से लड़ा जाएगा। अच्छा, 2027 में? हाँ भैया, लड़ना है चुनाव, क्योंकि सामाजिक जीवन में दो चीजों को मैंने खूब अच्छे से सीखा कि जो एलिजिबल नहीं है, जिसके पास डिग्निटी नहीं है, वो आज सदन में रह के बात कर रहा है। कोई मतलब नहीं है। 403 विधायक हैं, मुझे लगता है 10-15 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो 390 विधायकों को तो कोई जानता तक नहीं है, या उनकी कोई स्पीच तक सुनता नहीं है, ना उनका कोई डिबेट आता है, ना वो अपने क्षेत्र के, अपने जिले के और अपने लोगों की बात कर पाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि सदन जो है, चाहे वो विधानसभा का सदन हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, जो प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान होता है उसको पूरा देश, या इवन दैट उसको पूरा प्रदेश सुने, ऐसा चेहरा या ऐसे इंपैक्ट करने वाले लोग चाहिए वहां पे। अतरौलिया विधानसभा आपने चुना है, क्योंकि बलराम यादव और संग्राम यादव वर्तमान में विधायक हैं,
और एक बड़ी चुनौती के रूप में वहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है, जो क्योंकि वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी शायद बहुत पक्ष में नहीं है। अगर मैं भैया आपको गौतम भैया बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ, बलराम यादव और संग्राम यादव को चुनौती होगी क्योंकि वीरू सिंह आ रहा है। बहुत टू बी फ्रैंक मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। अब तक जातियों को साथ लेकर हाँ, अब तक उनको ऐसा इंसान, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं कहता हूं कि 37 सांसद हुए समाजवादी पार्टी से, 5 यादव उसमें हुए हैं, 5 यादव केवल एक कुनबे से हुए हैं। आजमगढ़ में यादवों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन वहां से सांसद होंगे मुलायम यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। क्यों आजमगढ़ के जो यादव हैं वो लॉलीपॉप बेचने के लिए हैं क्या? अगर इतना ये यादवों के फेवर करने वाली पार्टी है तो मैनपुरी इटावा से आजमगढ़ को यादव ले जाके लड़ा दें। और बलराम, उनको विधायक अपने बनना है, मलसी अपने बनना है, और विधायक बनना है तो अपने बेटे को बनाना है। तो क्या वहां अतरौलिया का जो यादव है वो केवल वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या? तो मैं यादव समाज को कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी तुमको लूट रही, लगातार मजबूती से लूट रही है। जो ये कौम थी ना, जो राष्ट्रवाद की कौम थी, वो कहीं ना कहीं इनको आप लोगों को विमुक्त कर दिए ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। यादव जो देश हित की बात करता था, आज यादवों से लोग कन्नी काट रहे हैं ऐसे नेताओं की वजह से। तो मैं भैया बहुत फ्रैंकली कहता हूं कि बलराम यादव और संग्राम यादव को चुनौती वीरू सिंह से है, क्योंकि वीरू सिंह कभी मार्केट में नहीं आया था। मैं अतरौलिया के उन सभी दबे कुचले लोगों की आवाज बनूंगा जिनको इन लोगों ने दबाया है, चाहे वो किसी जात धर्म मजहब के रहे हों। अब उनको समझ में आएगा कि आने वाला चुनाव कैसा होगा, उनको लड़ना पड़ेगा। वॉक ओवर देने वाला आदमी नहीं हूं मैं, अब तक उनको वॉक ओवर मिलता रहा है, अब उनको खेलना पड़ेगा और मैं 50वें ओवर तक खिलवाऊंगा इन लोगों को। बहुत दमदारी से आपको कह रहा हूं। दौड़ भाग आप पूरे देश में करते रहते हैं, तो अतरौलिया के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर पाए? मैं भैया बताओ, आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे डिसलाइक जितने हैं उतने उसके लाइक होते हैं मेरे विधायक का। ना वो किसी भी एंगल से स्टैंड करने वाला है, बस वो माननीय है, एमएलए हो गया है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं ब्लूप्रिंट का मतलब, 45 साल से ये और इसके पिता अतरौलिया में विधायक बने हुए हैं। आप अतरौलिया जाके देख लीजिए, ठगी सी है अतरौलिया मेरी। और अब अतरौलिया का कायाकल्प अगर करना है तो ऐसे पिता पुत्र जिन्होंने 45 साल से विधानसभा को केवल लूट घसूट का अड्डा बनाया, अब इनसे दूरी बनाने की जरूरत है। जनता को सोचने की जरूरत है। वीरू सिंह को ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत नहीं है, अतरौलिया के सम्मानित जनता को ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है कि अब इन लोगों से कैसे ब्लूप्रिंट बना के इनको इंपैक्ट करके बाहर करे, अगर उनको परिवर्तन चाहिए तो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब बिहार की जनता समझदार हो सकती है तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अतरौलिया की जनता तो बहुत समझदार है। अब की बार वो 2027 में निर्णायक भूमिका मजबूती से रहेगी। अभी हमारे साथ हैं करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों को पुनः एक बार, आपने हमें खूब सराहा है, हमारे कार्यक्रम को खूब सराहा है। इसी तरह से ढेरों अपना प्यार लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।